T is equal to 0 for a reversible process. Okay, तो दैट इज क्लासियस थ्योरम। क्लासियस थ्योरम के बाद हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि उसकी राइट हैंड साइड जो है 0 है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा क्यू बाई टी अगर 0 आ रहा है राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का हमने नाम दे दिया ds। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने उसको प्रूफ भी कर दिया कि हम कैसे एंट्रोपी को डिफाइन कर रहे हैं एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए। और उसके बाद फाइनली हमारे पास आ गया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, और कॉर्नर साइकिल के लिए हमारे पास आया कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी टू बाई टी वन। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। यस सर। बताओ। ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात आती है इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस की। अभी तक तो हम क्लॉसियस थ्योरम बात कर रहे थे, अब क्लॉसियस ने एक इनइक्वालिटी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये भी मुश्किल नहीं है, आसान है, बट जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि पहले आपको एक इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो जरूर होगा, बट आपने इसको इस डेप्थ से नहीं करा होगा जैसे मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं हमारे पास 7.10 एक फिगर दे रखा है। इस फिगर में हमें एक प्रोसेस दिया हुआ है ए बी, जरा फोकस करो। ए बी एक प्रोसेस दिया हुआ है, आई होप यू आर एबल टू सी द प्रोसेस ए बी। इस ए बी प्रोसेस को हमने क्या करा है, नंबर ऑफ जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स हैं इससे पास करवा दिए। मतलब देयर आर मेनी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस विच आर पासिंग थ्रू दिस प्रोसेस ए बी। अब ए बी प्रोसेस है कैसा प्रोसेस, अब एक्चुअली में अगर थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, लेट अस कंसीडर साइकिल ए बी सी डी। ए बी सी डी एक साइकिल कंसीडर किया रादर देन द प्रोसेस। सो ए बी सी डी साइकिल में क्या है, ए बी ए जनरल प्रोसेस आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ए बी जो प्रोसेस है वो या तो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। दोबारा बता रहा हूँ, ए बी सी डी एक साइकिल है जिसमें प्रोसेस ए बी कौन सा प्रोसेस है, ये वाला। ये प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है, इट इज ए जनरल प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, while the other processes in the cycle are reversible। तो ए बी प्रोसेस को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोसेस हैं, बीसी हो गया, सी डी हो गया या डी ए हो गया, बाकी के 3 प्रोसेस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं। ओके, अब इन्होंने क्या कहा, इसके बाद बोला है लेट द साइकिल बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ एलिमेंट्री साइकिल्स एज शोन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री साइकिल्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया, हमने रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस बना दिए हैं जो बीच में आपको शो कर रखे हैं। ऑल दीज आर, कितने रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 5 6 बेसिकली कहने का पर्पज ये है, यहाँ पे उन्होंने शो तो 6 किए हुए हैं, बट वी आर गोइंग टू मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस। एक प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। अब अगर मैं इसमें से कोई भी साइकिल ले लेता हूँ, कोई भी एक छोटी साइकिल ले सकता हूँ जो किन्हीं दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बीच में है। तो सबसे पहली देख लो, सबसे पहली कहाँ से है, ये पॉइंट ए, फिर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। ठीक है, ये एक साइकिल हो गई हमारे पास। मतलब ये और ये एक साइकिल है मेरे पास। अब इसमें 4 प्रोसेस हैं। अब इन 4 प्रोसेसेस में अब इन 4 प्रोसेसेस में किसी भी साइकिल को, मतलब ये पहली साइकिल को अगर मैं देखूं, तो अगर आप देखो तो जो पहला प्रोसेस है उसमें डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ पे एंटर हो रही है सिस्टम के अंदर, और डेल्टा क्यू टू अमाउंट जो है
ये रिजेक्ट हो रही है, और ये किस टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो रही है, T2 पे हो रही है। और ये जो हीट ऐड हो रही है ये किस टेम्परेचर पे है, ये डेल्टा क्यू जो हीट है ये टेम्परेचर T पे है। तो इसका मतलब ये एक तरह से हमारे पास एक साइकिल है जो कि रिवर्सिबल भी हो सकती है या इरिवर्सिबल भी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी जो लिखी है, एफिशिएंसी हमने हीट की टर्म्स में लिखी है, 1 - ΔQ2 डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। सो बेसिकली क्या है, इट इज नथिंग बट नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड जो है डेल्टा क्यू है, और ऊपर देखो, ऊपर न्यूमरेटर में है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू टू जो कि वर्क आउटपुट है। तो 1 - हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, ये इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला हमने लिखा है, और कुछ नहीं लिखा है। ओके, नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेयर डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड एट टी एंड डेल्टा क्यू टू इज द हीट रिजेक्टेड एट T2, ये हमें गिवन है। ओके, अब आगे क्या बोलता है, आगे बताया हुआ है, नाउ द एफिशिएंसी ऑफ जर्नल साइकिल विल बी इक्वल टू और लेस देन एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल साइकिल। नेचुरल है, इस साइकिल में हमने ये जो प्रोसेस, जो सबसे पहला प्रोसेस है जिसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ए बी। इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ए बी, और ए बी प्रोसेस का एक पार्ट होने की बजाय से होने की वजह से या तो ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 1 - ΔQ2 डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, ये जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू इन केस ऑफ ए रिवर्सिबल साइकिल। ओके, ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली अब मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, मैंने एक तरह से दो हीट इंजन में कंपेयर कर रहा हूँ। एक वो हीट इंजन है जो कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है, मुझे नहीं पता, और दूसरा है रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में भी मैं उतनी ही हीट दे रहा हूँ, डेल्टा क्यू इनपुट कर रहा हूँ, और नेचुरली है वहां पे भी मैं डेल्टा क्यू टू इरिवर्सिबल है, अभी रिवर्सिबल है। ये डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा क्यू टू रिवर्सिबल है, ध्यान रखना इस चीज को। पहले केस में ये जो डेल्टा क्यू टू है ये भी रिवर्सिबल है, और यहाँ पे भी रिवर्सिबल है, ध्यान, थोड़ा सा ये ध्यान दो। ओके, जबकि जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो दोनों केसेस में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो प्रोसेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू होगी इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी की, वो या तो कम होगी रिवर्सिबल हीट इंजन से, या एट द मैक्स उसके बराबर होगी। ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा। इससे नेक्स्ट लाइन में क्या किया, 1 को हटा दिया दोनों तरफ से, तो हमारे पास आ गया डेल्टा क्यू टू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा क्यू टू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू रिवर्सिबल। ये जो हमें स्टेप दिया हुआ, देख लो एक बार ध्यान से, अभी तक नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूंगा। हाँ, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी को समझ में आ गया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप में भी कुछ खास नहीं लिखा हुआ, सिर्फ जो है जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में कर दिया, और जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में कर दिया। यस, कुछ पूछना है? तो इस एक्सप्रेशन को जो है नेक्स्ट लाइन में हमने इसको, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसलिए जो है ये साइन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का वो चेंज हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो स्टेप लिखा हुआ है इससे नेक्स्ट, इसको ध्यान देना, ये जो है एक रिवर्सिबल साइकिल के लिए लिखा हुआ है, जहाँ पे रिवर्सिबल साइकिल में क्या है, ये टेम्परेचर T है, यहाँ पे हीट है हमारे पास डेल्टा क्यू, ये W है, ये है डेल्टा क्यू टू, और ये जो है हमारे पास है T2। तो हमें मालूम है ये तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है इसके लिए, सीधा सीधा पता है कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी
डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी शुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू टू डिवाइडेड बाई टी टू। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमने जो है इस इक्वेशन को लिखा है। ओके, तो अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर मैं 1 कहता हूँ और इस इक्वेशन को मैं 2 कहता हूँ, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूँ तो क्या मुझे मिल रहा है? ये जो वैल्यू है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू टू, ये जो वैल्यू ये है टी बाई टी टू के इक्वल। तो इक्वेशन 1 में हमने राइट हैंड साइड को जो है इस टर्म से रिप्लेस कर दिया। इक्वेशन 1 में क्या था? डेल्टा क्यू टू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू था। इक्वेशन 2 में क्या है? डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू टू है। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू टू हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी टू। ओके, इज इट क्लियर टू यू? और नेक्स्ट लाइन में हमने जो है, ओके, नेक्स्ट लाइन में हमने जो है टेम्परेचर्स को जो है टी को इधर डेल डेल क्यू के नीचे ले आए हैं और डेल क्यू टू को राइट साइड पे ऊपर ले गए। सो डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू डेल क्यू टू डिवाइडेड बाई टी टू। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो डेल क्यू टू डिवाइडेड बाई टी टू है, ये कौन से प्रोसेस के लिए है? ये प्रोसेस अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये सी से जो डी प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर टी टू है और डेल क्यू टू जो है ये हम हीट यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। ओके, ये बात समझ में आती है? अब देखो ध्यान से, तो अगर ये इस प्रोसेस के लिए, तो ये कैसा प्रोसेस है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस में अभी अगर मैं एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा? अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। सो डी एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये डी एस के इक्वल है। ये वैल्यू जो है डी एस के इक्वल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस ds is equal to delta q reversible divided by t and this is equal to delta q2 divided by t2. So hence for any process AB, ये डेल्टा क्यू बाई टी किसके लिए आ रहा है? ये प्रोसेस ए बी के लिए आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसकी वैल्यू जो है इट इज लेस देन डेल्टा क्यू बाय डी एस इज एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। इस वैल्यू के बराबर आ गया, इस वैल्यू से ग्रेटर हो गया। ओके, तो ये इस प्रोसेस के लिए था, डीएस की वैल्यू जो है ग्रेटर है डेल्टा क्यू बाय टी से। अब अगर हम इसको पूरी साइकिल के लिए लेते हैं तो हमने दोनों साइड जो है साइक्लिक इंटीग्रल लगा दिया। तो साइक्लिक इंटीग्रल लगाने से क्या हुआ? जो डेल्टा क्यू बाय टी है दैट वैल्यू हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएस। अब किसी भी साइकिल में डीएस की जो वैल्यू है दैट हैज टू बी इक्वल टू हाउ मच? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएस कितनी होगी वैल्यू उसकी? वो जीरो हो जाएगी क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें तीन चार इनपुट मिले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से तीन चार इनपुट मिले हैं। सबसे पहला तो इक्वेशन 7.9 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको बोलते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। इसमें जो इक्वालिटी का साइन है वो होल्ड गुड कब करेगा? वो होल्ड गुड करेगा रिवर्सिबल साइकिल के लिए। और अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो देन इट विल बी वैलिड फॉर ए इरिवर्सिबल साइकिल। मीन्स उस साइकिल के अंदर कोई भी एक प्रोसेस, दो प्रोसेस या तीनों प्रोसेस, तीन प्रोसेस या चारों प्रोसेस इरिवर्सिबल हो सकते हैं। ऐसी कोई साइकिल है अगर तो उसके केस में साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो। और अगर यही वैल्यू, अगर मैं कहता हूं कि ये वैल्यू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू divided by t is greater than zero, then what does it mean?
इसका क्या मतलब हुआ? सर प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट। सर प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोसेस नहीं, साइकिल जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसी साइकिल नहीं हो सकती जिसमें डेल्टा क्यू, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी एग्जिस्ट नहीं है सर। इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। लेस देन जीरो पॉसिबिलिटी है, वो इरिवर्सिबल साइकिल है। इक्वालिटी है तो उस केस में ये जो है रिवर्सिबल साइकिल है। ओके, इसको थोड़ा सा हो सकता है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप ये पहली बार इसका डेरिवेशन देख रहे हो, तो शायद पहली बार में आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। तो इसको दोबारा से सुनना, दोबारा से देखना, जो मैंने आपको एक हैंडआउट भेजा हुआ है इस चैप्टर का, तो उसको देख लो या बुक से देख लो, इसको पढ़ो दोबारा से, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। तो हमारे पास देखो, दिस इज इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस। इट प्रोवाइड्स द क्राइटेरिया ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए साइकिल। इफ डेल्टा क्यू बाई टी cyclic is zero, it is a reversible cycle. If it is less than zero, it is irreversible but possible. If delta q by t cyclic is greater than zero, then it is impossible since it violates the second law of thermodynamics. तो ये वायलेट कर रही है हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ओके, अब ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है? वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्यों वायलेट कर देती है, ये ऐसा क्राइटेरिया आ क्यों रहा है। देखते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता हूँ। ये मेरे पास एक हीट इंजन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अब आप मेरे को ये बताओ, ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? नहीं ये पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एफिशिएंसी इसका ज्यादा आ इसका जाता है फिफ्टी एफिशिएंसी जो परसेंट है ज्यादा आ रहा है 50% से, एफिशिएंसी इसका 50% आएगा, 1 - TL/TH। तो 1 - 300 डिवाइड बाई 600 इज 50%। और वर्क की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो आएगी 60। अब अगर मैं दूसरे हिसाब से देखूं, तो मैंने यहाँ पे जो QH की वैल्यू है वो है मेरे पास 600। तो ये सिस्टम के अंदर जा रही है। अगर मैं निकालता हूँ QH/TH, ओके, तो दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 600। और माइनस अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास आएगा 40 डिवाइडेड बाय 300। तो क्या वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी हमारे पास। बताओ भाई, 1/6 कितना हुआ? I think it will be 0.16 minus this goes 2/15. So 2/15, 20, 0.153. 0.033। Okay, so this value will come out to be 0.033 and it is a positive value. ठीक है, तो इससे बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा है? मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली और मुझे ये पता लग गया कि ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो आ रही है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, सो इट इज वायलेटिंग द इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस। ओके, तो ये वायलेट करता है, सेकंड लॉ को भी वायलेट कर रहा है। ठीक है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
Okay, once again, yes, what I wanted to tell you is that इसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट इस से हमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी इस क्लासेस इनइक्वालिटी से। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या मिली है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये जो इक्वेशन है 7.8, दैट डी एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाय टी। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 5 तरह की इन्फॉर्मेशन मिली। 3 तो इन्फॉर्मेशन ये है जो ये मिली है मुझे। चौथी इन्फॉर्मेशन क्या है? चौथी इन्फॉर्मेशन है डी एस इज ग्रेटर देन और रादर डी एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाय टी। एक ही इन्फॉर्मेशन मेरे को ये मिली। ये किसके लिए है? ये इरिवर्सिबल के लिए पॉसिबल है। और पांचवी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली वो मिली है दैट इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू बाय टी। और ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो बेसिकली क्लासेस इनइक्वालिटी जब हम करते हैं तो मुझे 5 तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है और नंबर 5 ये है। 5 इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है। ओके ओके। अब ये जो चौथी और पांचवी इंफॉर्मेशन है इसको आगे एक टॉपिक के उसमें भी दिया हुआ है, एंट्रोपी चेंज इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, आपको ध्यान रखना है, अगर मेरे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर मेरे को एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो मुझे उसको एक रिवर्सिबल प्रोसेस से रिप्लेस करना पड़ेगा और उस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल टू which can be calculated using the equation delta q is equal to TDS। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू TDS से किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, मैं एंट्रोपी चेंज निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज है उसकी एक और डेरिवेशन दे रखा है जो कि अभी हमने ऑलरेडी प्रूव किया है क्लॉसेस इनइक्वालिटी में। ये दोबारा दे रखा है। अगर इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। देखो इन्होंने क्या करा है, यही इक्वेशन दी हुई है पहले भी। तो इक्वेशन 7.8 है, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास 7.8, दैट डेल क्यू बाय टी इज लेस देन और इक्वल टू डी एस, और आई कैन से डी एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाय टी। तो इन्होंने कैसे किया? इन्होंने एक साइकिल लिया यहाँ पे जिसमें प्रोसेस लिया 1 to 2 और 2 to 1 वाया पाथ्स ए एंड बी, एंड पाथ बी कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय एन रिवर्सिबल पाथ सी उसके लिए। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो इसको पढ़ लेना आप, अल्टीमेटली इसका भी कंक्लूजन यही आएगा। कंक्लूजन क्या आया है? जो चेंज इन एंट्रोपी है बी और सी के लिए दैट इज सेम, पाथ बी और सी के लिए जो वैल्यूज है एंट्रोपी चेंज की दैट इज सेम एंड दैट इज बाउंड टू हैपन। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि बी और सी प्रोसेस या दोनों जो है ये प्रोसेस ये 2 से 1 के बीच में है। तो नेचुरली है कि इनका चाहे वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है इनका एंट्रोपी चेंज सेम रहेगा। इसी तरह से इन्होंने फाइनली यहाँ पे ये भी प्रूव करा है दैट डी एस इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाई टी फॉर ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी एस जो होगा, एंट्रोपी चेंज जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? डेल्टा क्यू बाई टी से ज्यादा होगा। ध्यान रखना, डेल्टा क्यू बाई टी से ज्यादा होगा। लेकिन ये जो डी एस की वैल्यू है, ठीक है, that will always be equal to change in entropy for a reversible process। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज जो है सेम है, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज जो है, जो उसके केस में डेल्टा क्यू बाई टी की वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा होगा। ये याद रख लेना, उससे ज्यादा होगा। ओके, whereas फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डी एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। और जनरल प्रोसेस के लिए हम लिख रहे हैं डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय टी। तो ये हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस टॉपिक को आप पढ़ लेना और आपको समझ में आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है।
इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना है अभी? हाँ, डज एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो। तो ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को कुछ समझ में आ ही रहा है अभी, आई होप। फिर भी आपको इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को, क्योंकि ये एंट्रोपी का चैप्टर है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ओके, so let us proceed to the next topic now. Entropy principle. So this is very important actually. This is very important. Why important? Because it tells us about the criteria of a process actually. Okay. Now, what is written here? We have already proved that for any infinitesimal process undergone by a system, we have the equation 7.10 for the total mass. ds is greater than del q by t. ये 7.10 हो या 7.8 हो, सेम इक्वेशन है, बार बार वही यूज कर रहे हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। ये 7.10 है, आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन 7.10, या अगर मैंने देखो इक्वेशन 7.8 भी लिखा हुआ था यहाँ पे, 7.8 भी यही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है। तो 7.8 कह लो या 7.10 कह लो, कोई डिफरेंस नहीं है हमारे को। तो डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा क्यू जीरो होगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? ओके, हु इज रोल नंबर 20? यस सर। हाँ, तो सिद्धार्थ, सर कोई हाँ, व्हाट इज, सराउंडिंग के साथ सर इंटरेक्शन नहीं होगी, ना मास की ना एनर्जी की सर। ओके, सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मास की कोई इंटरेक्शन नहीं है, सो देयर इज नो इंटरेक्शन, यस सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यस सर। रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम जब यस सर। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या है? Example of an यूनिवर्स सर। isolated system, universe. So we say universe in itself is an isolated system. Okay, तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आई होप यस सर। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, यस सर। अगर आप देखो यहाँ पे इक्वेशन जो है ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, तो इसमें अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करता हूँ, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम which does not undergo any interaction with the surroundings, उसके लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके लिए जब मैं डेल्टा क्यू को जीरो पुट करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ds ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इससे मेरे को साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो उस केस में ds आइसोलेटेड विल बी इक्वल टू जीरो और उसकी एंट्रोपी जो है कांस्टेंट रहेगी। अगर आइसोलेटेड सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है, तो उसकी एंट्रोपी जो है वो जीरो से ज़्यादा होगी। इससे ये प्रूव होता है कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज, इट कैन नेवर डिक्रीज, इट ऑलवेज increases and remains constant when the process is reversible. This is known as principle of increase of entropy or simply entropy principle. Okay, so it is also the quantitative general statement of second law of thermodynamics from macroscopic viewpoint. तो हम सेकेंड लॉ को इस तरह से भी बोल सकते हैं, बट नॉर्मली जो हम वो कैल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर दो चीजें, एक तो हमारे पास
सिस्टम है और एक सराउंडिंग्स है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे, ये देखो यहाँ पे डायग्राम 7.12 में देखो, आइसोलेटेड सिस्टम शो किया हुआ है। आइसोलेटेड सिस्टम में भी अब बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। अगर हम इसको कहते हैं कि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यू नो इन द यूनिवर्स देयर आर मेनी सिस्टम्स। तो हम यहाँ पे कोई एक सिस्टम ले रहे हैं और उसकी सराउंडिंग्स को ले रहे हैं, इन दोनों को मिला के जो है आइसोलेटेड सिस्टम बना हुआ है। सो आइसोलेटेड सिस्टम इज नथिंग बट आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में दो चीजें हैं। तो इसका मतलब जो ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने इक्वेशन 7.17 है, ये वाली इक्वेशन, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? यूनिवर्स है। ओके, सो ds ऑफ द यूनिवर्स हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसके दो पार्ट हैं यूनिवर्स के, एक सिस्टम है एक सराउंडिंग्स है। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन आ गई, ds change in entropy of the system plus change in entropy of the surroundings has to be greater than or equal to 0. So basically this is the principle of increase of entropy for an isolated system. Principle of increase of entropy, and it is valid. So entropy may decrease locally at some region within the isolated system, but it must be compensated by greater increase of entropy somewhere within the system, so that the net effect of irreversible process is an entropy increase of the whole system. तो जब भी कोई प्रोसेस हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे, ये स्टेटमेंट को पढ़ लो, entropy may decrease locally at some region within the isolated system, but it must be compensated by a greater increase of entropy somewhere within the system, so that the net effect of an irreversible process is an increase of entropy of the whole system. अगर irreversible process नहीं है, then अगर एक जगह पे कुछ एंट्रोपी चेंज मान लो 2 हो रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी चेंज दूसरी जगह पे -2 होगा, सो दैट द टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू 0. I hope this is clear. So finally, before I finish today's class, this is entropy of an isolated system always increases and becomes maximum at the state of equilibrium. या इससे पहले अगर आप ऊपर देखो, Rudolf Clausius summarized first and second laws of thermodynamics in the following words. Okay, so this is the first statement. Okay, the energy of the world or universe is constant. That is the first statement. So this is the principle of conservation of energy. And the second statement is this one, that the entropy of the world tends towards the maximum. So entropy of the world tends towards the maximum. Maximum की तरफ entropy जा रही है पूरे world की. Okay. When a system is at equilibrium, any conceivable change in the entropy would be 0. So I think that for today this much is sufficient. इसको आप थोड़ा सा ध्यान से जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं इसको देखो। और अब आपने करना क्या है, अब आप सभी लोगों ने जो है गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है। ओके, तो अब जो आज लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी पूरा आपने सुना है, आपने अपनी हैंडराइटिंग में इसको पूरा लिखना है और मुझे जो है ग्रुप के ऊपर, गूगल क्लासरूम ग्रुप के ऊपर भेजना है सभी ने अपनी हैंडराइटिंग को PDF से स्कैन करके। एंड फॉर दिस यू हैव 24 आवर्स। एक दिन के अंदर मेरे पास ये काम आना चाहिए, मतलब कल 5 बजे तक शाम तक ये मेरे को सबमिट कर दो, ताकि मुझे पता लगे कि आप सबने इस क्लास को समझ लिया है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। और कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, इसको करो।